नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम इंडियन पॉलिटी में राष्ट्रपति पढ़ना शुरू करेंगे। राष्ट्रपति हम इस क्लास में पढ़ना शुरू करेंगे। थोड़ा ऐप चेंज है आज, क्योंकि वो जो व्यू बोर्ड में जैसे हम पढ़ रहे थे उससे ऐसा हो रहा था कि उसमें ऐसा था कि टाइम कुछ ज़्यादा लग रहा था हमें, तो हमने सोचा कि इसको सीधा हम नोट्स जहाँ हमारे पास बने हुए हैं सीधा वहीं से पढ़ाते हैं, ताकि आप रीडिंग करते जाएं और जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ लिखना हो वहाँ लिखते जाएं। तो साथ साथ में नोट्स भी बनते जाएंगे और इस जो पढ़ाने की स्पीड भी होगी, ताकि हम पूरा सिलेबस कवर कर पाएँ। एक एक शब्द को अगर मैं लिख लिख के पढ़ाने लगा तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए हमने सोचा कि ये इस तरीके से पढ़ाया जाए। नाइट मोड में है, आपको केवल शब्द दिखेंगे, बाकी ब्लैक इन रहेगा। तो ब्लैक में रहेगा तो आप केवल शब्द दिखेंगे, थोड़ा आकर्षक भी रहेगा। थोड़ा ऊपर का पार्ट थोड़ा वाइट है तो इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। जहाँ हम इसको मैं आपको पढ़ाऊँ, जहाँ पेन से गोला करूँ, उसी पार्ट को थोड़ा फोकस रखिएगा। क्लियर? तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट हम पढ़ेंगे। आरएस प्रीलिम्स के चैप्टर में ये वाला पार्ट है, तो हमें इसको अच्छे से पढ़ना है। क्लियर? तो शुरू करते हैं हम। प्रेसिडेंट पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए, तो पहली बात हमको ये समझनी है कि भारत की जो व्यवस्था है उसके 3 अंग हैं। भारत की जो पूरी व्यवस्था है ना, भारत की शासन प्रणाली के 3 अंग हैं। एक का नाम है कार्यपालिका, दूसरी का नाम है विधायिका और तीसरी का नाम है न्यायपालिका। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको जगह जगह यहाँ पर अनुच्छेद लिखे होंगे, बहुत ज़्यादा अनुच्छेद लिखे होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको इतने ज़्यादा अनुच्छेद नहीं पढ़ने। आपको इतनी ज़्यादा मात्रा में अनुच्छेदों को नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो काम के होंगे, मैं जो कहूँगा कि इसको याद कर लीजिएगा, सिर्फ वही अनुच्छेद आप याद रखेंगे। ज़्यादा अनुच्छेद याद नहीं आपको रखना। क्लियर? तो अनुच्छेद यहाँ तो नोट्स में तो लिखे हुए हैं, क्योंकि नोट्स में कॉपी की मजबूरी है उसमें लिखना। कॉपी का इससे एक डेकोरम होता है, उसको बनाए रखना होता है। लेकिन हमें यहाँ पर एक एक अनुच्छेद सारे याद नहीं करने हैं। जो महत्वपूर्ण होंगे वो मैं आपको साथ में लिखाता जाऊँगा, आपको उन्हीं को याद रखना है। क्लियर बात? तो भारत की शासन पद्धति में 3 अंग होते हैं। एक तो होता है कार्यपालिका, एक होता है विधायिका, एक होता है न्यायपालिका। ठीक है? अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, 52 से लेकर 78 तक, ये तो हमारी कार्यपालिका के बारे में बात करता है। 79 से लेकर के 123 तक, इसे भी नहीं याद करना हमें, ये एक रेंज वगैरह हल्का सा दिमाग में रखना है कि भाई इस वाले ग्रुप में ये वाली चीज़ आती है। और 124 से लेकर के 147 तक कहते हैं कि ये 3 पार्ट हमको मोटे मोटे तौर पर याद रखना है। तो भारत की शासन व्यवस्था के कितने अंग हैं? भारत की शासन व्यवस्था के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। एक अंग का नाम है कार्यपालिका, एक का नाम है विधायिका, एक का नाम है न्यायपालिका। ठीक है? ये केक वगैरह सब बाद में आएंगे तब पढ़ेंगे। हमें याद करना है कि भारत की शासन व्यवस्था के 3 अंग है। एक का नाम कार्यपालिका, एक का नाम विधायिका और एक का नाम न्यायपालिका। न्यायपालिका अपनी अलग है, स्वतंत्र है। हमने संविधान की जब विशेषताएं पढ़ी वहाँ हमने वो चीज़ समझ ली, वहाँ पढ़ ली कि न्यायपालिका जो होगी वो कैसी होगी, स्वतंत्र हिस्सा होगी न्यायपालिका का। इन दोनों से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं रहेगा। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना क्या है? हमको फिलहाल जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका के अंदर हमको इसे पढ़ना है। राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का मुखिया होता है। तो हमें फोकस किस पर करना है? हमारा फोकस किस पर होना चाहिए? ये ऊपर वाली बात अगर आपको समझ में नहीं भी आई ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे सिलेबस में टॉपिक क्या है? राष्ट्रपति दिया है, तो हमें फोकस किस पर करना है? राष्ट्रपति पर। आप भी अपनी कॉपी में नोट्स जहाँ से बनाना शुरू करें उसे आप राष्ट्रपति लिखें। राष्ट्रपति से हमको यहाँ पर टॉपिक लिखना शुरू करना है। राष्ट्रपति से हमको यहाँ पर टॉपिक शुरू करना। क्लियर? चलिए, अनुच्छेद 52 है जो राष्ट्रपति से स्टार्ट होता है।
51A हमने अंत में पढ़ा था ना 51A। 51A में क्या लिखा हुआ था? 51A में लिखा था मूल कर्तव्य, और जस्ट 52वां अनुच्छेद किस पर आ जाता है? राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति के बारे में कौन सा अनुच्छेद बात करता है? आपको 52 ये याद करना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 52 जो है वो कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी ये इतनी लंबी लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप अनुच्छेद 52 लिख के सिर्फ राष्ट्रपति लिख करके छोड़ दो। क्लियर बात? ये राष्ट्रपति के लिए कहता है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 53, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। ये लाइन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप राष्ट्रपति लिख करके उसके साथ तीर बना के यूं लिखिए, देखो यूं राष्ट्रपति लिखो एक जगह, और राष्ट्रपति लिख करके इसको डब्बे में पैक करके इस तरह से एक तीर बनाओ और लिखो संघ का मुखिया या संघ का कार्यकारी प्रमुख। संघ मतलब केंद्र का, संघ का कार्यकारी प्रमुख, ऐसे आपको लिखना है। ये हो जाएगा राष्ट्रपति के बारे में। एक तो 52 हमने पढ़ा, ठीक है। 53 क्या कहता है? 53 राष्ट्रपति को का पद बता देता है कि भाई ये क्या है? संघ का कार्यकारी प्रमुख है, ये हमारे संघ का कार्यकारी प्रमुख है। राष्ट्रपति जो है वो संघ का कार्यकारी प्रमुख है। क्लियर बात समझ में आई? चलो, तो 52 और 53 दो हमको राष्ट्रपति के रूप में याद करने हैं। 52 तो कहता है, 52 को ऐसे में रट्टा मार के नहीं बैठना कि 52 आप करने लग जाएं, सिर्फ राष्ट्रपति पढ़ना है, आर्टिकल याद करने पर ध्यान नहीं देना है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है जो नए नए पढ़ते हैं, उनमें गलती होती है कि वो आर्टिकल रटने लग जाते हैं। 52 क्या है, 49 क्या है, 50 क्या है, 55 क्या होगा, 56। नहीं करना है, पॉसिबल नहीं है वैसे रट्टा मारना। और आप वकील नहीं हैं, आप आरजीएस की तैयारी नहीं कर रहे, आप जुडिशियल सर्विस की तैयारी नहीं कर रहे, तो आपको एक एक आर्टिकल की आवश्यकता पड़े याद करने के लिए। हमें तो कंसेप्ट समझना है, बात का मतलब समझना है, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है कि भाई राष्ट्रपति होता क्या है, उसकी क्या क्या पावर है, क्या क्या वो काम करता है। हमें उस पर फोकस करना है, ना कि आर्टिकल रटने पर ध्यान देना है। एक भी आपको आर्टिकल दिमाग में उसको मुसीबत की तरह लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये रखना है कि वो बात क्या कहना चाहता है, टॉपिक क्या बात करता है, उस पर बात करेंगे। ठीक है। तो 52 कहता है राष्ट्रपति होगा, और 53 कहता है कि राष्ट्रपति की जो है इन समस्त कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका मतलब ये हुआ कार्यपालिका का मुखिया कौन हुआ? राष्ट्रपति हुआ। आप यूँ लिखेंगे कार्यपालिका, और इस कार्यपालिका का मुखिया कौन हुआ? नोट्स में लिखिएगा, कार्यपालिका का मुखिया कौन हुआ? राष्ट्रपति। ठीक है, यूँ लिख सकते हैं। ये हमारी राष्ट्रपति की शुरुआत हुई, राष्ट्रपति के बारे में हमारी शुरुआत होगी। आगे बढ़ते हैं। फिर एक मंत्री परिषद होगी जो राष्ट्रपति की सलाह करेगी। एक क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। फिर हम देखो 55 क्या कह रहा है, 54 क्या कह रहा है, हमने बात नहीं की, लेकिन हम बीच में कहाँ चले गए? सीधे चले गए मंत्री परिषद कि एक मंत्री परिषद होगी जो राष्ट्रपति की सलाह देने का काम करेगी, राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करेगी, मंत्री परिषद होती है। और मंत्री परिषद का ये आर्टिकल बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। 74 क्या है? मंत्री परिषद के बारे में बात करता है। और राष्ट्रपति जो है ना वो अपने मन से काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं राष्ट्रपति वन मैन आर्मी है कि जो जचे, जो दिमाग में लगी, जो उसको समझ में आया, विवेक से काम नहीं करेगा, अपने मन से काम नहीं करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? हर काम क्या होगा? मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। तो अगली बात क्या लिखेंगे? राष्ट्रपति मंत्री परिषद। एक एक शब्द, एक एक लाइन इस नोट्स की आपके लिए महत्वपूर्ण है। कोई काम की लाइन नहीं होगी तो मैं बता दूंगा कि भाई ये लाइन आपके काम की नहीं है, इसको याद मत करना। जब तक मैं ना कहूँ तब तक आप एक एक चीज़ इसको समझते रहिएगा। साथ में अगर कॉपी और पेन लेके बैठे हैं तो इनको लिखते जाइए। बहुत ज़्यादा गोल्डन वर्ड्स ये माने जा सकते हैं। क्लियर? तो राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। इसका मतलब मंत्री परिषद का आर्टिकल कौन सा है? तो मंत्री परिषद का कोई आर्टिकल पूछ ले आपसे, केंद्रीय मंत्री परिषद का आर्टिकल, तो वो कौन सा होगा? 74 होगा। राष्ट्रपति का आर्टिकल आपसे पूछ ले कि बताओ राष्ट्रपति के बारे में कौन से आर्टिकल में कहा गया है, तो 52 में आप बात करेंगे। क्लियर? चलो, अब राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति आपको पता है कैसा है? चुनाव के द्वारा जीता जाता है। भारत का राष्ट्रपति का पद जो है
वो वंशानुगत नहीं है, ठीक है। वंशानुगत से मतलब क्या हुआ, भारत का राष्ट्रपति परमानेंट एक ही परिवार का व्यक्ति नहीं बनता है, चुनाव कराने पड़ते हैं हर 5 साल बाद, ठीक है। तो निर्वाचक मंडल से क्या मतलब है, राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो निर्वाचक मंडल से मतलब है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन कौन डाल सकते हैं। निर्वाचक मंडल से क्या मतलब होता है, वोट कौन कौन डाल सकता है। किसी को नहीं पता तो लिख लो कॉपी में। अगर मैं ये पूछूं कि सरपंच के चुनाव में निर्वाचक मंडल क्या है, तो आप क्या कहोगे, उस ग्राम पंचायत के सभी मतदाता। अगर मैं आपसे पूछूं कि विधानसभा सदस्य एमएलए के चुनाव में निर्वाचक मंडल क्या होता है, तो आप कहोगे उस विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाता। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल क्या है, तो आम जनता वोट नहीं डालती, तो आप और मैं तो निर्वाचक मंडल होने से रहे। कुछ अलग लोग होंगे जिनको हमने चुन करके भेजा है, वो निर्वाचक मंडल में होंगे, तो उन्हें हम देखते हैं कि कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकता है। इसे आपको इसको 84 को याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल कौन कौन होगा, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। क्लियर। पहला ही पॉइंट कौन होगा, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्य, सभी सदस्य नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, निर्वाचित सदस्य। सदस्य भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं निर्वाचित सदस्य, एक होते हैं मनोनीत सदस्य। निर्वाचित सदस्य वो होते हैं जो लोकसभा राज्यसभा में चुनाव लड़ करके गए हों। क्लियर। लोकसभा में जो आपके एमपी है, आपके इलाके के, आपके लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद है वो माने जाएंगे, और राज्यसभा में हर राज्य को राज्यसभा की सीटें मिली हुई, हालांकि उनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है लेकिन वो निर्वाचित तो होते हैं। क्लियर। और दूसरे प्रकार के जो मेंबर होते हैं वो होते हैं मनोनीत। तो मनोनीत मेंबर मतलब ऐसे ही उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, उनका चुनाव नहीं होता। तो राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो वोट नहीं डाल सकते। राष्ट्रपति के चुनाव में वही मेंबर वोट डालेंगे जो निर्वाचित होंगे। तो लगभग निर्वाचित होते हैं, कुछ एक होते हैं अपवाद स्वरूप, लेकिन वो व्यक्ति वोट नहीं डाल पाएंगे। तो पहला ही बात क्या हुई, राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होगा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सभी निर्वाचित सदस्य। अगर निर्वाचित शब्द को खा जाऊं मैं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, निर्वाचित जरूरी है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जितने भी हमारे देश में राज्य हैं उन सबकी विधानसभाओं के कौन से मेंबर, निर्वाचित सदस्य। अब आप कहोगे कि हमारे राजस्थान में तो सारे निर्वाचित है, तो कोई बात नहीं, सारे ही वोट डालेंगे। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर मेंबर मनोनीत भी होते हैं, लेकिन हमारे राजस्थान में तो सभी निर्वाचित है, तो कोई दिक्कत नहीं, 200 के 200 डाल देंगे वोट। तो ध्यान रखना, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तीसरा पॉइंट क्या है, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि वो यूनियन टेरिटरी, वो केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभाएं हैं, वो भी, उनके भी जो निर्वाचित सदस्य हैं, मतलब देश में जहाँ भी विधानसभा है, सिंपल बात रखो, देश में जहाँ भी विधानसभा है उस विधानसभा के जो निर्वाचित मेंबर है, निर्वाचित सदस्य हैं, जो एमएलए है निर्वाचित, वो भी वोट डालेंगे। तो एमपी और एमएलए दोनों वोट डालते हैं, और शर्त क्या लगाई है, वो निर्वाचित होकर के वो चुनाव के जरिए पहुंचा हुआ होना चाहिए, मनोनीत नहीं होना चाहिए। तो 3 प्रकार के लोग हम कह सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, वोट डालते हैं। कौन से, लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और 2 यूनियन टेरिटरी हमारे हैं जिनके भी निर्वाचित सदस्य। अभी देखो जम्मू कश्मीर में बोला गया कि विधानसभा वाला यूनियन टेरिटरी होगा, लेकिन अभी वहाँ विधानसभा बनी नहीं है, वहाँ भी एमएलए के चुनाव ही नहीं हुए, तो फिर उनके अभी नहीं। अगर वहाँ जब चुनाव हो जाएंगे, वहाँ विधानसभा बन जाएगी, तो उनको शामिल कर लेंगे, तब की स्थितियाँ बाद में देखी जाएगी। आज की तारीख में दिल्ली और पुडुचेरी 2 ही ऐसे यूनियन टेरिटरी है जिनमें विधानसभा है। अगला सवाल ये बनेगा, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, ये सवाल भी पूछा जाता है। तो लोकसभा राज्यसभा के कौन बचे, मनोनीत सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य इसके चुनाव में, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। विधानसभाओं के भी मनोनीत सदस्य कुछ एक विधानसभाओं में होते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य कहीं का भी हो वो नहीं लेता। और विधान परिषद के सदस्य, कुछ राज्यों में विधान परिषद है
तो विधान परिषद वाले जो एमएलसी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको एमएलए नहीं बोलते, उनको क्या बोलते हैं, एमएलसी। तो देश में जितनी भी विधान परिषदें हैं, ठीक है, कुछ एक राज्यों में हैं, उनके एमएलसी जो उनके विधान परिषद के सदस्य हैं वो भी वोट नहीं डालेंगे, इस बात को याद रखिए, ठीक है। अब आपसे गलती क्या करवाएगा, बताऊँ आपसे गलती क्या करवाएगा, मैं गलती की जगह बता दूँ। होशियार एग्जामिनर होगा ना, वो क्या करेगा, वो यहाँ लिखेगा राज्य विधानमंडलों के सभी निर्वाचित सदस्य। क्या लिखेगा, राज्य विधानमंडलों के। विधानमंडल में तो दोनों आ जाता है, विधानसभा भी आ जाती है और विधान परिषद भी आ जाती है। शब्दों का खेल है, पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ शब्दों का खेल है, थोड़ा शब्द इधर उधर हुआ मामला गड़बड़। तो राज्य विधानसभा जो लिखा है ना वो एग्जैक्ट वही होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर आगे चलते हैं। तो चुनाव की बात होगी, कौन वोट डालेगा कौन नहीं डालेगा। चुनाव होगा कैसे, तो निर्वाचन पद्धति, इसका भी आर्टिकल याद करने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग में रखो, हल्का सा 55 है, ठीक है। चलो, राष्ट्रपति के चुनाव की निर्वाचन पद्धति, चुनाव कैसे होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई आपके सरपंच के चुनाव की निर्वाचन पद्धति क्या है, तो प्रत्यक्ष मतदान है, ठीक है, सीधा सीधा वोटिंग है। मैं कहूँ कि एमएलए के चुनाव में आपकी पद्धति क्या है, सीधा सीधा है, सीधे वोट डालो, प्रत्यक्ष चुनाव है। लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ी अलग प्रकार की वोटिंग है। हमारे जैसे हम सीधा सीधा वोट डाल के चुनाव होते हैं हमारे गाँव में, लोकल चुनाव, वैसे यहाँ पर नहीं होने। यहाँ पर उस पद्धति का नाम आपको याद करना है, आनुपातिक पद्धति, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा और अप्रत्यक्ष चुनाव। साथ में लिख लीजिएगा, यहाँ लिखा नहीं है अप्रत्यक्ष चुनाव, वो लिखेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति में क्या लिखेंगे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एवं एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव, ये हमारे राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति है, याद रखिएगा। थोड़ी अलग होती है, अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको ये पद्धति बता सकूं, लेकिन थोड़ा सा एक मैं आपको हिंट दे देता हूँ कैसे होती है। जैसे आपके सरपंच का एमएलए का चुनाव होता है, तो आपको सिर्फ एक ही वोट दे करके आना होता है कि जिसको आपको देना है उसके सामने का बटन दबा करके आ जाओ। सिंपल तरीका तो हमने यही देखा है ना। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में थोड़ा मामला अलग होता है। क्या होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, यहाँ मामला थोड़ा क्या है, अलग है। कैसे अलग है, यहाँ आपको एक स्लिप दी जाती है, एक पर्ची दी जाती है, ठीक है, और उस पर्ची पर जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं ना उनके नाम लिखे जाते हैं। अब उसमें आपको रैंकिंग देनी होती है। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि आपका सबसे फेवरेट दोस्त कौन है या आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो मैं तो आपको एक ही पूछ रहा हूँ। तो मैं कहूँगा कि भाई आप 5 दोस्तों की मैं आपको नाम दे देता हूँ, आपको सबसे फेवरेट कौन लग रहा है उस पर आप उसको वोट दे दीजिए। तो एक तरीका हो गया जो हम यूज करते हैं बाकी चुनावों में। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि आप ऐसा करिए, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसको 1 नंबर दे दीजिए, उसके बाद आपको जो अच्छा फ्रेंड लगे उसको आप 2 नंबर दे दीजिए, दूसरे नंबर पर लिखिए, उसके बाद जो कम खास दोस्त लगे उसको 3 नंबर पर लिखिए, ऐसे रैंकिंग दीजिए। सेम राष्ट्रपति के चुनाव में ही ऐसा मांगा जाता है। इन एमएलए से जो वोट डालने जाते हैं ना, एमपी और एमएलए, इनसे कहा जाता है, इनको एक पर्ची दी जाती है, उसमें लिखा होता है कि भाई आपको जो 1 नंबर पसंद है ना, जो आपको सबसे अधिक पसंद है, आपका मन जिसे वोट देने को कर रहा है वो तो 1 नंबर रखिए, और इसके बाद में 2 नंबर, अगर मान लो ये आप वाला कैंडिडेट हार जाए तब आपका वोट किसको जाना चाहिए, उसको आप 2 नंबर पर रखिए। तो ये एक ऐसी पद्धति होती है जिसे हम कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति। इतना याद करिए, कभी मौका मिलेगा तो मैं एक पूरा वीडियो इस पर बनाऊंगा। अभी थोड़ा समय लग जाएगा आपको बता, इतना समय हमारे पास है नहीं, और सिर्फ इसको याद करिए, इसके ज़्यादा अंदर से कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। चलो, इस पद्धति में जीत के लिए आवश्यक मत कितने चाहिए, इस पद्धति में जीत के लिए आवश्यक कितने वोट चाहिए, ये फार्मूला थोड़ा सा याद रखिए। फार्मूला कुछ नहीं है, हल्का सा है। यहाँ n का मतलब क्या, कुल वोटों की संख्या, और ये जो नीचे आपको दिखा हुआ मिल रहा है ना n छोटा n+1, ये कुछ भी नहीं है, डराने के लिए लिखा है। मतलब क्या है, कुल मत, यूँ लिख लो, कुल मत, n छोड़ो आप, कुल मत बटा सीटों की संख्या। अब सीटों की संख्या कितनी है भाई, सीटों की संख्या +1, मतलब कि सीटों की संख्या एक ही है ना, राष्ट्रपति के लिए कितने पद है, एक ही पद है, तो सीधा आप 2 का भाग लगा दो और +1, मतलब आधे से एक ज़्यादा वोट मिलना जरूरी है।
जितने कुल मत हो रहे हैं उसका आधे से एक ज़्यादा, बहुमत तो यही होता है ना। लेकिन हमारे गाँव में क्या होता है, अगर एमएलए के चुनाव में 8 लोग खड़े हैं और जीतने वाला कैंडिडेट अगर 30% वोट लाया, फिर भी अगर वो सबसे ज़्यादा ला रहा है तो वही विजेता होगा ना। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है, चाहे 3 या 4 कितने मेंबर खड़े हो जाओ, राष्ट्रपति के चुनाव में वही जीतेगा अंत में जो आधे से ज़्यादा वोट लेकर के आएगा। कम से कम आधे से एक ज़्यादा वोट लेकर के आना चाहिए, तो वही जीतेगा। तो ये एक आवश्यक मत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति को जीतने के लिए 50% प्लस एक मत चाहिए, कहना हो ना, आधे से एक ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब बात हमको क्या याद करनी है, अब हमको जो बात याद करनी है वो है कि एक एमएलए के वोट का मूल्य, ये सवाल भी पूछा गया और पूछा जा सकता है। और यहाँ एक वोट का मतलब एक नहीं होता। बड़ा देखो, बड़ा विचित्र, राष्ट्रपति का चुनाव बड़ा अजीब होता है, आसान नहीं है, बड़ी बहुत माथापच्ची लगती है इसके अंदर। हमारे यहाँ गाँवों में सरपंच के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में एक आदमी का एक ही वोट है, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव में मामला थोड़ा अलग है। राष्ट्रपति के चुनाव में एक एमएलए के वोट का मूल्य एक नहीं होता, एक फार्मूले से निकलता है। और वो फार्मूला क्या है, जिस राज्य के आप एमएलए हो ना, उस राज्य की जनसंख्या, और कौन से चुनाव से होनी चाहिए, कौन सी जनगणना, 1971 की जनगणना। ठीक है, तो 1971 की जनगणना के अनुसार, ध्यान रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी जनसंख्या मानी गई है राज्य की, 1971 की जनसंख्या मानी गई है। ठीक है, उस 1971 की जनसंख्या में राज्य के कुल कितने एमएलए वोट देने जा रहे हैं, कुल निर्वाचित एमएलए इंटू 1/1000। अब यहाँ आपसे ये फार्मूला आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, सीधा पूछ लेगा, एग्जैक्ट ऐसा ही पूछ लेगा। आपसे कहेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक एमएलए के वोट की कीमत निम्नलिखित में से किस सूत्र के द्वारा, किस सिद्धांत के द्वारा, किस फार्मूले के द्वारा निकाली जाती है। और इस फार्मूले में एक तो यहाँ पर क्या लिख देगा, 100 लिख देगा एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन में ऊपर 1000 लिख देगा, एक ऑप्शन में ऊपर 100 लिख देगा और एक में नीचे 1000 लिखेगा। तो आपको नीचे 1000 वाला फार्मूला याद करना। ठीक है, ऐसे करके निकाला जाएगा। तो इस तरीके से राजस्थान का कोई एमएलए है तो उसके वोट की कीमत कितनी है, 129। ये सवाल सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है, राजस्थान के एमएलए का वोट की कीमत कितनी है, 129 है। ठीक है, क्योंकि ये जनसंख्या पर निर्धारित करता है। और ये सवाल पूछा जा सकता है, ये सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी विधानसभा सदस्यों के मतों का मूल्य समान होता है, नहीं होता, राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। भाई राजस्थान की जनसंख्या 1971 में कितनी थी, ठीक है, यूपी की कितनी थी, महाराष्ट्र की कितनी, सबका अलग अलग है ना, तो वोट का कीमत भी तो अलग अलग ही आएगा। और सभी के एमएलए की संख्या भी तो अलग है। यूपी के कुल एमएलए की संख्या कितनी है, 403 है, राजस्थान में 200 है, तो अंतर हुआ ना। इसलिए राजस्थान के एक एमएलए के वोट का मूल्य 129, यूपी के एमएलए का मूल्य 208, सिक्किम के एमएलए का मूल्य 7। ये हमको समझाने के लिए लिखा है। आप सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का याद रखिए, स्टेट का पेपर दे रहे हैं तो यहाँ से हो सकता है सवाल पूछ लें। क्लियर बात। चलो, अब लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद में दोनों का एक ही है। एमपी के मत का मूल्य, एमएलए का तो हमने निकाल लिया, उस राज्य की कुल जनसंख्या कब की, 1971 की, बटा उस राज्य के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या और इंटू 1/1000 याद रखिएगा एमएलए के वोट की कीमत के रूप में। अब अगर आपसे पूछे कि एक एमपी के वोट का कीमत क्या होगा, तो सभी एमएलए के मतों का मूल्य, जैसे राजस्थान वालों का 129 एक का आ रहा था, तो 129 को 200 से गुना करेंगे। यूपी वालों का एक का 208 आ रहा था, तो 208 को 403 से गुना करेंगे। सिक्किम के एक एमएलए का मूल्य 7 आ रहा था, तो उनकी विधानसभा के कुल मेंबर कितने हैं निर्वाचित, उनसे गुना करके बनाएंगे। तो जितने भी देश के सभी एमएलएओं के मतों का मूल्य बटा कुल निर्वाचित एमपी की संख्या, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों की। ठीक है, तो एमपी का ध्यान रखना, सभी एमपी का बराबर। अब यहाँ ये बात नहीं कि लोकसभा के एमपी का मूल्य कितना है और राज्यसभा के एमपी का मूल्य क्या है। दोनों ही सदनों के सांसदों का वोट का मूल्य क्या होता है, एक ही सूत्र से एक ही साथ बराबर ही निकलेगा। तो ये अलग अलग आपको सत्य वाले सवालों में यहाँ फंसा सकता है कि लोकसभा के सदस्य के मत का मूल्य राज्यसभा के सदस्य से भिन्न होता है, नहीं, एक ही होता है। यहाँ पर सांसद का मतलब दोनों के लिए एक ही लिया गया, ऐसे ही सवाल निकाले जाते हैं। तो हम कह सकते हैं जो एमपी होते हैं उनके वोट का मूल्य कितना होगा, 708 होगा। राजस्थान के एक एमएलए के वोट का मूल्य राष्ट्रपति के चुनाव में कितना होता है, 129 होता है, याद रखिए।
चलो, राष्ट्रपति के चुनाव में मतों की देखो गणना होती है भाई। पहला दौर तो क्या होता है, सीधे सीधे वोट, इनके मत गिने जाएंगे, इतने सारे मत हो जाएंगे ना। तो पहली बार मान लो 2 ही कैंडिडेट हैं, तो निश्चित तौर पर जीतने वाले को 50% से ज़्यादा मिलने ही मिलने। अगर 3 या 4 कैंडिडेट हो गए, 3 या 4 प्रत्याशी हो गए, तब जो है मतगणना 2 से 3 दौर पर चली जाती है। तो पहली बार एक ही ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव में दूसरे दौर की मतगणना करनी पड़ी। थोड़ी पेचीदगियाँ हैं इन चीज़ों में, आपको टेक्निकलिटीज समझ नहीं आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा याद रखिए कि वीवी गिरी के चुनाव में दूसरे दौर की मतगणना करनी पड़ी। तो पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति के चुनाव के समय दूसरे दौर की मतगणना, वो जो आनुपातिक पद्धति वाला मामला फंसता है ना, वो वास्तव में कब काम में आता है, दूसरे दौर की गणना में ही आता है। क्लियर, एकल संक्रमणीय मत वाले में वो दूसरे दौर की गणना जब शुरू होती है तभी वो आपको समझ में आता है। तो एक ही बार ऐसा समय आया है जब दूसरे दौर की गणना करनी पड़ी। वो राष्ट्रपति कौन से थे, वीवी गिरी थे। ठीक है, और याद रखिएगा वीवी गिरी के बारे में, वीवी गिरी पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। ठीक है, और इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, किसी पार्टी के समर्थन में नहीं थे। ठीक है, निर्दलीय ही माने जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने किसको हराया, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भी राष्ट्रपति बने, लेकिन पहली बार ये इधर वीवी गिरी से हार गए थे। और अगली बार जब देखो, विडंबना देखो, पहली बार नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो चुनाव हार गए, लेकिन जब वापस आगे के समय में जब लड़ा तो वो निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए। तो नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे जो निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए। तो याद रखना पड़ेगा वीवी गिरी। सारी लिस्ट पूरी पढ़ेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल हमको 2 फैक्ट यहाँ आए हैं नोट्स में, तो इनको याद रखना है। वीवी गिरी के समय दूसरे दौर की हमें गणना करनी पड़ी। वीवी गिरी पहले कांग्रेसी राष्ट्रपति थे और इन्होंने नीलम संजीव रेड्डी को पराजित किया। और नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल हमको समझना है, आर्टिकल नहीं याद करना, सिर्फ कार्यकाल लिखो। कितना होता है, 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष होता है। हाँ, बीच में आप हटाना चाहो तो हटा दो, मृत्यु भी हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, अलग बात है, त्याग पत्र दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल सिंपल सा याद करो कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है शपथ ग्रहण वाले दिन से। क्लियर। राष्ट्रपति अगर बीच में इस्तीफा देना चाहे तो किसको देगा, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो किसे देगा, राष्ट्रपति को। तो सवाल बन सकता है राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है, तो आप कहेंगे उपराष्ट्रपति को। यहाँ भारत का चीफ जस्टिस मत कर देना, गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, चलो। अनुच्छेद 57 क्या कहता है, पुनर्निर्वाचन, मतलब कि एक बार राष्ट्रपति बन गया दोबारा भी बन सकता है, दोबारा भी बन सकता है, ऐसी कोई रोक नहीं है। अमेरिका के संविधान में मैक्सिमम 2 बार बन सकते हैं, बराक ओबामा बने थे 2 बार, लेकिन भारत के संविधान में ऐसी कोई बंदिश नहीं है। 2 बार, 3 बार, 5 बार, जितना आपको आप बन सकते हैं बनिए, चुनाव लड़िए, जीत करके आइए, कोई ऐसी सीमा भारत के संविधान ने नहीं लगाई। क्लियर बात। चलिए, तो ये हमने देखा पुनर्निर्वाचन, हम पढ़े कि भाई पुनर्निर्वाचन हो सकता है। राष्ट्रपति की योग्यताएं समझो, राष्ट्रपति की योग्यताएं, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, कई लोग गलतियां कर देते हैं। इस बार एसआई के पेपर में राज्यपाल के लिए पूछा था और कई लोगों ने गलतियां की थी। यहाँ ध्यान से समझिएगा, अभी एक टेक्निकल आएगा यहाँ पर चीज़। योग्यताएं, अनुच्छेद नहीं याद करना है आपको, टेंशन मत लो, योग्यताएं याद रखो। राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या है, पहली योग्यता भारत का नागरिक होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु हो, कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए, 35 वर्ष की आयु। और तीसरी योग्यता क्या है, वह लोकसभा सदस्य के लिए निर्धारित योग्यताएं पूरी करता हो। अब देखो, लोकसभा सदस्य के लिए योग्यता 25 वर्ष है, लेकिन वो बात पहले ही काट दी हमने, कितनी, 35 वर्ष होनी चाहिए। उसके अलावा जो लोकसभा सदस्य की योग्यताएं होती है वो उसमें होनी चाहिए। तो 3 प्रकार की योग्यताएं भारत का संविधान कहता है, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, भारत का संविधान राष्ट्रपति की योग्यताओं में कितनी योग्यताएं बताता है, 3 बताता है। क्या हो, भारत का नागरिक हो,
35 वर्ष की आयु हो, और बाकी कहें तो बाकी वाली सब योग्यताएं उसकी लोकसभा सदस्य के लिए निर्धारित होती है वही होनी चाहिए। एक चीज़ आगे और दे दी, शर्तें। लाभ के पद पर नहीं रह सकता। अब इसमें क्या अंतर है? अगर आपको मान लो एग्जाम में योग्यताएं पूछे तो आप ये भी डाल दोगे, और आपको शर्तें पूछे तो आप उनको भी उसमें ज्वाइन कर दोगे। कहने के लिए तो ठीक है, लेकिन देखो दोनों के अनुच्छेद अलग अलग है। इसका कितना अनुच्छेद है? 59। योग्यता का कितना है? 58। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। योग्यता का मतलब होता है कार्यालय में एंटर करने से पहले, चुनाव लड़ने से पहले। क्लियर बात? योग्यता का मतलब क्या है? योग्यता का मतलब है आप अप्लाई करते हो उससे पहले, आप बीए पास हो, आप आईएएस बनने के योग्य हो। और शर्त कब लगती है? बनने के बाद। शर्त पहले नहीं लगती। शर्त कब लगती है? बनने के बाद। जब आप बन जाते हो तब आपके शर्त लागू हो जाती है। तो राष्ट्रपति लाभ के पद पर जब राष्ट्रपति नियुक्त हो जाता है तब वो लाभ के पद पर नहीं, उसको छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रपति बनने के बाद। लेकिन योग्यताएं क्या होती है? ये चुनाव लड़ने से पहले होती है। और शर्तें क्या होती है? कार्यालय में घुसने के बाद होती है। ऑफिस में जाने के बाद शर्तें लागू हो जाती है। पहले शर्तें लागू कभी भी नहीं होती। इस बात को आप अच्छे से याद रखिए। कभी भी पहले शर्तें लागू नहीं होती। शर्तें लागू कब होती है? कार्यालय में घुसने के बाद, एंट्री करने के बाद। क्लियर बात? चलो, अब है शपथ। अनुच्छेद नहीं याद करना, फिर बता रहा हूँ, ठीक है। ईश्वर और सत्यनिष्ठा की शपथ लेता है, संविधान और विधि की शपथ लेता है, उसको परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। कोई विशेष बात नहीं है, याद नहीं करना अपने को, सिर्फ उसे याद करना है कि शपथ दिलाता कौन है। भारत का सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश आप कहोगे, उसे कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है। इस बात को याद रखिए। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? तो आप कहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करेगा। कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया, यानी कि महाभियोग का मतलब क्या होता है? पद से हटाना। महाभियोग का मतलब क्या होता है? पद से हटाना। तो राष्ट्रपति को पद से कैसे हटा सकते हो आप? तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए का कारण आपको ऐसे ही नहीं कि मन में आ गया संसद की हटा देगी, नहीं। उसने संविधान का अतिक्रमण किया हो, संविधान का अपमान किया हो, संविधान का उल्लंघन किया हो, तब आप उसको पद से हटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संविधान का उल्लंघन होना चाहिए, और इसका आप अनुच्छेद जरूर याद रखोगे। राष्ट्रपति को पद से हटाने की महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो निश्चित रूप से आप याद रखेंगे अनुच्छेद 61 आप याद रखेंगे। 61 में जो है राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया बताई गई है, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसको यहीं रोकते हैं, या थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो हम कहेंगे 61 में। राष्ट्रपति को पद से कौन हटाती है? संसद हटाती है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकती है? संसद हटा सकती है हमारी। तो अब संसद में वही कोई बिल वगैरह प्रस्ताव लाना पड़ेगा आपको। तो ये प्रस्ताव, राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। मतलब पहली लाइन आपको याद करनी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लोकसभा में या राज्यसभा में ही पेश किया जाए, किसी भी सदन में वो पेश किया जा सकता है। उस प्रस्ताव पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने का मतलब महाभियोग प्रक्रिया का प्रस्ताव किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, और उस पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। 14 दिन के नोटिस के बाद उस पर चर्चा होगी। तो कम से कम कितने दिन का नोटिस मिलना चाहिए? 14 दिन, 14 डेज का नोटिस मिलना चाहिए। फिर उस पर क्या होती है? चर्चा होती है, ठीक है। तो हम कहें जिस सदन में वो आरोप लगते हैं, मतलब जिसमें आप प्रस्ताव लेकर के आते हो, उसे 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। मतलब विशेष बहुमत की यहाँ पर आवश्यकता
पड़ती है। तो जिस कमरे में आप लेकर के आए, मान लो पहले लोकसभा में लेकर के आए, तो लोकसभा में आप लेकर आओगे तो लोकसभा से आपको पास भी तो कराना होगा ना। कुछ मेंबर पक्ष में होंगे, कुछ विपक्ष में होंगे, तो आपको पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। और यहाँ से पास होने के बाद दूसरे सदन में, अगले सदन में भेजा जाएगा। दूसरा सदन भी क्या करता है, आरोपों की जांच करता है। वो भी ऐसा अंधा होकर के उसको नहीं मान लेगा, आरोपों की जांच करेगा कि भाई ये जो आरोप उस वाले सदन ने लगाए हैं, वो पास करके आए हैं, उनमें दम है या नहीं है। तो वो उसके आरोपों की जांच करता है और जांच के दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। राष्ट्रपति उपस्थित हो सकता है और अपना पक्ष रख सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति स्वयं अपना पक्ष रखता है या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष, छूट है राष्ट्रपति को कि वो या तो खुद उपस्थित हो जाएं और या अपना एक प्रतिनिधि भेज दें, उसके माध्यम से वो अपना पक्ष रख सकता है। अपना कोई एक प्रतिनिधि भी नियुक्त करके भेज सकता है, उसे कोई मनाही नहीं है। ठीक है, और जब ऐसा सब साबित हो जाए कि भाई राष्ट्रपति ने गलती की है, उसने संविधान का उल्लंघन किया है, तो दूसरे सदन से भी क्या होता है, 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। अब ये राष्ट्रपति के पास तो भेजेंगे नहीं कि उसी को तो हटा रहे हैं। ऐसा प्रस्ताव पारित होते ही राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हमको जो चीज़ समझने की बात है, देखो चुनाव के समय तो जिन्होंने वोट दिया यानी एमपी जो लोग थे वो तो वापस वोट डालेंगे। यहाँ एक बात याद करनी है, महाभियोग की प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया में जो मनोनीत सदस्य थे, जो मनोनीत एमपी थे, यानी लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है। अब लोकसभा में कोई एमएलए, कोई भी एमपी मनोनीत नहीं है, राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, तो इसको हटाने की प्रक्रिया में सभी एमपी भाग लेते हैं। मतलब मनोनीत वाले भी यहाँ पर अब भाग लेंगे। यानी राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें केवल संसद के सदस्य ही काम में भाग लेते हैं। संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, मतलब निर्वाचित तो लेते ही लेते हैं, मनोनीत भी हटाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन मनोनीत जो है वो इसको चुनाव कराने वाली प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, याद रखिएगा। और जो विधानसभाओं वाले मेंबर है जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था, वो इसको हटाने वाली प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। इस बात को याद रखिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसे कौन से सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन उसे हटाने वाली प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, तो हम कहेंगे राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य और यूनियन टेरिटरी की विधानसभाओं के सदस्य। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ये सवाल सत्य सत्य कथन बन करके आ सकता है, बिल्कुल, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये जांच भी तो कर रहा है। एक तरह जज का काम भी, कोर्ट में थोड़ी जा, राष्ट्रपति का मामला कोर्ट में थोड़ी गया, संसद ही निर्णय कर रही है। तो संसद यहाँ 2 काम कर रही है, एक तो क्या कर रही है, एक तो प्रशासनिक काम कर रही है, ठीक है, दूसरा काम क्या कर रही है, उसके आरोपों पर जांच भी कर रही है और निर्णय कर रही है उसको हटाने का। तो यहाँ संसद 2 तरीके से काम कर रही है, यानी कि आधा काम तो न्यायपालिका का खुद कर रही है, आधा काम प्रशासनिक तरीके से कर रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इस प्रकार से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। क्लियर? तो ये हमने राष्ट्रपति का यहाँ तक पढ़ा। अगली क्लास में आगे से पढ़ेंगे हम। उस अगली क्लास में हम देखेंगे कि राष्ट्रपति को हटाने, अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन कब होगा और क्या क्या शर्तें हैं। फिर हम अगले लेक्चर में राष्ट्रपति की जो है शक्तियों को पढ़ेंगे, कौन कौन सी पावर्स राष्ट्रपति को मिली है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, अगली क्लास में वापस मिलेंगे नई चीज़ों को लेकर के। थोड़ा आपको ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर समय पर हमें ये सिलेबस ख़त्म करना है तो थोड़ा इस प्रकार से ही पढ़ना पड़ेगा। और ये मुझे लग रहा है कि ठीक है, क्योंकि आपको सीधा बना बनाया मिल रहा है, आप भी आराम से यहाँ से चीज़ों को उतार सकते हैं। वरना मुझे उसमें जो नोटपैड वाली चीज़ में वहाँ पर एक एक करके लिखना पड़ता है। थोड़ा आप कोऑपरेट बनाए रखिए, चीज़ों को करते रहिए। यहाँ से हम लगातार पढ़ते जाएंगे और चीज़ों को लिखते जाएंगे। सीधा हमारे पास लिखा है, इसमें ब्लैक एंड वाइट में कर रहा हूँ ताकि आपको नाइट के समय पढ़े तब भी नाइट मोड में रहे, आँखों पर ज़्यादा फोकस, रोशनी नहीं पड़े, अच्छे से आपको याद और शब्द हमें अच्छे उभरे हुए दिखे, इसलिए ये इससे हम शुरू किया है। अनुभव बताइएगा कैसा रह रहा है, इससे कैसे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या कुछ और चेंज करें तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पर। अगली क्लास में आपसे मिलेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर के। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।